कक्षा 7 के प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, गणित में हमारा पाठ 4 सरल समीकरण कई दिनों से हम कर रहे हैं इसको, और इसमें आज हमने काफ़ी कुछ सीख भी लिया होगा। अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया होगा इसमें हमने। अगर हम वहीं आमने सामने पढ़ाते तो शायद आप बहुत अच्छा सीखते, और अब भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब इसमें देखिए, आपका हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4। इसका पहला प्रश्न हमने कर लिया है। इसमें एक दो रह गए थे शायद, वो आप कर लीजिए, आपको आ जाएंगे, वो करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, इसको हमने करना है। हाँ, इस प्रश्नावली की विशेषता ये है कि इसमें हमें समीकरण, इसके प्रश्नों में हमें समीकरण बनाना भी है, और उस समीकरण को अपने बनाए गए समीकरण को हल भी करना है। बनाना कैसे है कि जो कथन दिया गया है उसके आधार पर हमें समीकरण बनाना है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 का पहला है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 हैं। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? ठीक है। इसका सामान्य कथन हमने अलग से फिर बनाया कि सामान्य कथन हम इसको क्या दे सकते हैं कि अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, और दूसरी बात फिर कही, अधिकतम अंक 87 है। दो बातें इसमें बोली गई, अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, ये तो एक बात बोली गई। दूसरी बात बोली गई, अधिकतम अंक 87 है। अब देखिए इसमें जो अधिकतम अंक का तो पता है कि न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, लेकिन न्यूनतम अंक पता नहीं है। न्यूनतम अंक जो है बिल्कुल ही अज्ञात हैं, ठीक है ना। तो हम जो बिल्कुल अज्ञात हैं उनको हम मान लेते हैं। बिल्कुल अज्ञात जो होती राशि उसको हम मानते हैं। माना न्यूनतम अंक n है, कुछ भी मान सकते हैं ABCD में से, हमने n मान लिया। अब कहा न्यूनतम अंक n है, न्यूनतम अंक क्या हो गए? n का दुगना हो गया 2n। यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए। जमा 7, जमा होता है धन, जोड़ना। जमा मतलब जोड़ना, ये जमा मतलब धन का चिन्ह। पहले पुराने ज़माने में इसको जमा ही बोलते थे लोग, अब जमा नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले जमा बोलते थे, इसलिए इस प्रश्न में जमा का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जमा मतलब धन। जब जमा करते हैं तो बढ़ता ही है ना, जुड़ता रहता है। हम जब धन जमा करते हैं, कुछ भी चीज़ जमा करते हैं, जुड़ता रहता है। तो जमा मतलब जोड़। दुगना जमा 7, n का दुगना जमा 7, यानी 2n जमा 7, 2n धन 7 हो गया। 2n धन 7, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए बात क्या लिखी, अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक 2n धन 7 है, या अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, लिखा है ना। ये हमने पूरा न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 निकाला हमने, 2n धन 7। तो अधिकतम अंक क्या हो गए? 2n धन 7। अधिकतम अंक हो गए 2n धन 7। परंतु कथनानुसार अधिकतम अंक है 87, और अधिकतम अंक हमारे अनुसार हमने जो ज्ञात किया वो आए 2n धन 7। जो कथन कह रहा है, जो कथन जो भाषा बता रहा है उस हिसाब से तो 2n धन 7 है, और जो परिणाम बता रहा है वो 87 है। अतः समीकरण बना 2n धन 7 बराबर 87। ठीक है ना, ये समीकरण बन गया, जिसका लेफ्ट हैंड साइड 2n धन 7 है, राइट हैंड साइड 87 है। तो 7 का पक्षांतर कर दिया हमने। 7 का पक्षांतर क्यों किया? क्योंकि n के साथ 2 भी है और 7 भी है, दोनों में से एक का पक्षांतर एक बार होगा, दूसरे का उसके बाद होगा। तो क्रम ये दिया गया कि पहले 7 का हो फिर 2 का हो। क्यों? क्योंकि 7 दूर है, उसको हटाना आसान है। अब 7 का पक्षांतर करेंगे, 2n, यहाँ जो बाएं पक्ष में हमारा 2n बच जाएगा, दाएं पक्ष में 7 हमारा घटेगा, क्योंकि वो पहले वो जुड़ रहा था, यहाँ पर वो जुड़ रहा था, यहाँ पर वो घटेगा। 87 में से 7 घटाया, हमारा आ गया 80। 2n बराबर 80। अब यहाँ n के साथ 2 है, इस 2 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। 2 का पक्षांतर कैसे होगा?
2 का पक्षांतर जब करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास केवल n रह जाएगा, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। और राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ ज़रा। राइट साइड में जो 2 है, यहाँ पर 2 था, हो जाएगा 80 के बटे में, क्योंकि इधर गुणा था और गुणा का उल्टा होता है भाग, इसलिए वो बटे में जाएगा। और 2 से हम 80 को भाग करेंगे और आ गया 40, तब प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? 40 है। ठीक है। अब ऐसे ही अगला देखिए, यहाँ पर है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। होता ही है इसमें, जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में, ये आपको पता होगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। और ये पता नहीं होगा कि 2 कोण भी बराबर होते हैं। तो ठीक है, ये दिया गया है 2 कोण बराबर हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? पहला एक क्वेश्चन है इसमें। याद कीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सामान्य कथन हमने बनाया इसका, 2 आधार कोण बराबर हैं और शीर्ष कोण 40 अंश है। ठीक है भाई। और इसमें दिया गया है और तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो मान लिया जाए हमने यहाँ आधार कोण जो है ये बिल्कुल अज्ञात है, हम मानेंगे इसके माना आधार कोण x है। अब तीनों कोणों का योग है, क्योंकि 2 आधार कोण हैं इसमें और दोनों बराबर हैं, तो एक x है तो दूसरा भी x होगा। तो x धन x और तीसरा शीर्ष कोण है वो 40 अंश है। x धन 40 अंश, ये तीनों कोणों का योग हो गया। और परंतु कथनानुसार कोणों का योग 180 अंश है ये। अतः समीकरण बना x धन x प्लस 40 बराबर 180। ठीक है, x और x जुड़ सकते हैं, एक x और एक x ये है और एक x ये है, ये हो गए 2x। एक x ये दिख रहा है आपको, इसे देखिए। हम कह सकते हैं ना, जैसे हम वस्तुओं को जोड़ते हैं, मान लिया एक बकरी ये है और एक बकरी ये है, हो गई 2 बकरी। 2 क्या हुई? बकरी। एक पेन ये है और एक पेन ये है, हो गए 2 पेन। हो गए ना। अब यहाँ पर एक ही जैसी चीज़ है दोनों की दोनों, पेन भी एक ही जैसे होते हैं तो 2 पेन जुड़ सकते हैं, है ना। अगर कहीं एक पेन और एक कॉपी है जोड़िए तो तब नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x और x, ये भी x है, ये भी x है, तो हो गए 2x और धन 40 बराबर 180 अंश। ये आपका समीकरण बन गया। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 2x धन 40, राइट हैंड साइड 180 अंश। 40 का पक्षांतर करना पड़ेगा हल करने के लिए, क्योंकि 40 दूर है, पहले उसका पक्षांतर होगा। ये 40 इधर जुड़ रहा था तो दूसरे पक्ष में जाके ये घटेगा। 2x बराबर आ गए 140 अंश। घटा करके इसका मतलब क्या आया? 2x बराबर 140 आया। 2 का पक्षांतर फिर कर दीजिए, 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 यहाँ गुणा में है, बीच में चिन्ह गुणा का होता है, छुपा हुआ चिन्ह, तो यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा 140 बटा 2। 140 को 2 से भाग किया तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 70 अंश। x बराबर आ गया 70 अंश। अतः प्रत्येक आधार कोण जो x अंश के थे वो 70 अंश के हो गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है सी, इसका दूसरे का सी है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? सामान्य कथन क्या है इसका? ढूंढ लीजिए, इसी प्रश्न में है। सचिन के रन राहुल के रनों के दुगने हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के रनों का योग दोहरे शतक से 2 रन कम है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सचिन के रन तो उन्होंने बता दिया कि राहुल के दुगने हैं, लेकिन राहुल के पता नहीं है, तो राहुल के रन अज्ञात हैं। मान लिया जाए राहुल के रन r हैं तो सचिन के रन राहुल के दुगने हो गए, यानी कि r के 2 गुणे, यानी r गुणा 2 यानी 2r।
सचिन के रन हैं 2 आर। यदि राहुल के रन आर हैं तो सचिन के 2 आर हैं। यदि राहुल के रन आप एम लेते तो सचिन के 2 एम लेते। यदि राहुल के रन आप एक्स लेते तो सचिन के 2 एक्स लेते। ठीक है ना, दुगना करना था। फिर इसने दिया सचिन और राहुल के रनों का योग। ये क्या हो गया, आर तो राहुल के हैं, सचिन के 2 आर हैं, दोनों को जोड़ दिया आर और 2 आर। ये 1 आर, ये 2 आर, हो गए 3 आर। परंतु राहुल और सचिन के रनों का योग कथनानुसार क्या है, दोहरे शतक से 2 रन कम। दोहरे शतक से 2 रन कम। अब ये दोहरा शतक क्या होता है, दोहरा शतक मतलब कि डबल सेंचुरी। क्रिकेट देखते होंगे आप, दोहरे शतक जरूर पता होगा। दोहरा शतक मतलब 200 रन। एक तो शतक हुआ, शतक मतलब 100 रन, दोहरा शतक मतलब 200 रन से 2 रन कम। 2 कम कर लीजिए 200 में से, हो गए 198। यानी राहुल और सचिन के रनों का योग 198 है। ठीक है ना, अतः समीकरण क्या बन गया, वैसे तो जो रनों का योग है 3 आर है, कथनानुसार 198 है, तो 3 आर बराबर 198, ये बन गया आपका समीकरण। 3 का पक्षांतर कर दीजिए। 3 का पक्षांतर किया तो 198 के बटे में चला गया 3, क्योंकि वो 3 के साथ जो आर है वो गुणा में हो रहा है, यहाँ गुणा में था, यहाँ बटे में जाएगा। यह आया 66 भाग दे के। राहुल के रन 66, सचिन के रन राहुल के दुगने हैं, यानी 66 गुणा 2 132। अतः राहुल के रन 66, सचिन के रन 132। इस प्रकार से ये समीकरण बनाने भी हैं और हल भी करने हैं। हल करना आपको हमने पहले भी बताया था, कई बार बता चुके हैं, और बनाना भी कई बार हो गया है। इसलिए आप इसको समझिए, करिए, समझ में ना आए तो पूछिए। धन्यवाद।